Morning students, how are you all? Hope everyone is fine. Okay children, in last video we were learning about minerals and energy resources. Now let's continue the chapter with petroleum. Okay, so you're requested to open paper number 29. Paper number 29, yeah, this one. So the new point is petroleum. What is petroleum? Petroleum का क्या यूज़ होता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है? We'll just going to learn about it. Petroleum was formed from the remains of simple marine organism deposited in shallow depressions on the seabed and covered by layers of sediments over the years. Billions of years later, the sediments hardened into rocks and the trapped remains decayed in the limited supply of oxygen, turning into liquefied petroleum by the action of bacteria, heat and pressure. पेट्रोलियम जो है वो बहुत गहराई में समुद्र की जो बहुत नीचे की सतह होती है, नीचे की जो लेयर्स होती हैं, अंदर बहुत गहराई में जाकर वहाँ से मिलता है. वहाँ पर पेट्रोलियम जो है वो पत्थर के रूप में होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जब वो वहीं पर रहता है और उसमें आगे और मिनरल्स उसमें मिलते हैं, गैसेस मिलती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा, ज़मीन में जितना आप अंदर जाएंगे उतनी ही आपको हीट महसूस होगी, उतनी ही गर्मी महसूस होगी. तो वो अंदर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उसका पेट्रोल बन गया है. ठीक है, उस पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं. जो प्योर पेट्रोल होता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई किया जाता है पहले. द रॉक्स इन विच पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड वर कॉल्ड सोर्स रॉक्स. ठीक है, पेट्रोलियम मूव थ्रू पोर्स इन द सोर्स रॉक एंड अदर रॉक्स एंड कलेक्टेड इन depressions below layers of non-porous rocks. Thus, underground reservoirs of petroleum were formed. These reservoirs have natural gas trapped in the space above the oil. अब ये जो रॉक्स होती हैं जहाँ पर पेट्रोलियम हमें मिलता है उन्हें सोर्स रॉक बोलते हैं. ठीक है, और पेट्रोलियम जो है वो इनकी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनमें से निकल कर बाहर आता है और फिर अलग अलग लेयर्स में पहुंचकर हमारा पेट्रोलियम तैयार हो जाता है और बाहर निकल कर आ जाता है, हमारे ऐसी जगह आ जाता है जहाँ से हमें वो ईज़िली मिल सकता है. पेट्रोलियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज़ इकोनॉमी. A variety of products like petrol, diesel, kerosene, wax, plastics, and lubricants are obtained by refining crude mineral oil. Other products include raw materials for chemicals, fertilizers, synthetic fibers and drugs. जो हमें पेट्रोलियम मिलता है वो हमें क्रूड मिनरल के रूप में मिलता है, उसको हम रिफ़ाइन करते हैं और फिर वो हमारे अलग अलग तरह से यूज़ में आता है. जैसे उसका पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लिब्रिकेंट. ठीक है, ये सब चीज़ें बन जाती हैं और फिर हमारे वो ये काम आता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम. The distribution of petroleum is highly uneven in the world. The main oil fields of the world are found along the margins of young fold mountains, in the coastal areas, and in the offshore regions. About 65% of the total reservoir of minerals oil is found around the Persian Gulf, South Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, and UAE. Qatar and Bahrain are the main petroleum producing countries. Other petroleum producing countries in the world are the USA, Russia, Venezuela, Indonesia, Algeria, Egypt, China, Libya, Myanmar and India. ओके, 65% जो टोटल हमें मिनरल ऑयल मिलता है वो ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में से मिलता है. रेगिस्तानी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ से मिलता है. वहाँ पर
पेट्रोल के कुएं हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिलता है सऊदी अरब से। और भी हैं ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन। ठीक है, उसके बाद और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है, जैसे यूएसए, रशिया, वेनेजुला, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, चाइना, लिबिया, म्यांमार और हमारा इंडिया। In India till independence, minerals oil was drilled only in Assam. Now many new areas in Gujarat, offshore coast of Mumbai and in the Krishna and Godavari river deltas have been found. पहले सिर्फ हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ आसाम में हमारा ऑयल जो था वो उसका ड्रिलिंग होती थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर होने लगी हैं और फ्यूचर में उम्मीद है और हमारी इंडिया में इंशाल्लाह तरक्की होगी। नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस. इट अकर्स इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम और it may occur alone. The larger fields of gas sometimes have no oil. In the past, large quantities of natural gas from oil wells were wasted. The gas was either allowed to escape into the air or burnt off. Natural gases is widely used or as domestic and industrial fuel. The USA is the largest producer of natural gas. Other countries which produce natural gas are Russia, नीदरलैंड्स, चाइना, ईरान एंड द यूके. नेचुरल गैस जो है वो उसमें क्या होती है, मीथेन होती है. मीथेन जो है वो हमें एक तरह का पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के से मिलती है, वो हमें उसमें से निकलती है और इसमें किसी तरह का कोई ऑयल नहीं होता है. ज़्यादातर जो इसकी क्वांटिटी होती है वो कुओं से मिलती है. इस गैस में जो है वो जलाने की ताकत होती है, किसी भी चीज़ को जला सकता है. जैसे हम जो हमारी ये गैस सिलेंडर होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है. ओके, नाइट्रोजन गैस जो है वो जलाती है. ये वाली गैस सबसे ज़्यादा यूएसए बनाता है. उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं, रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान, यूके, यहाँ पर भी बनती है. लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो यूएसए में होता है इस गैस का. इंडिया यूजेस नेचुरल गैस एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे यहाँ पर ये वाली गैस इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज़ होती है. इट मेन प्रोड्यूसिंग एरिया आर बॉम्बे, हाई, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु एंड त्रिपुरा. Some parts of Krishna Godavari Delta also have natural gas reservoirs. Okay. हाइडल पावर. अब हाइडल पावर कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है? हाइडल पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जो पानी से जो हमारी बिजली बनती है उसे हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलती हैं. It is a major conventional energy resource in all the major continents. जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनमें ये जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी होती है. आपको पता ही है लाइट के बिना कुछ नहीं हो सकता है. जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तभी हमारी सारी मशीनरी वर्क करती है. मशीनरी वर्क करेंगी तो हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको हम तरीके से निकाल सकते हैं, यूज़ करने के लिए उनको तैयार कर सकते हैं. ठीक है. इन पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय रोटेटिंग द shaft of a generator attached to a turbine. In hydel power generation, moving water which falls from a height is made to strike the blades of the turbine to make the turbine rotate. ठीक है बेटा. द वाटर कमिंग आउट ऑफ द टर्बाइन इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन. इरीगेशन तो आपको पता है, खेती बाड़ी के लिए, उपजाऊ करने के लिए, मिट्टी को फसल के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे वहाँ से टर्बाइन से पानी आता है. वाटरफॉल्स, डैम्स एंड स्विफ्ट रिवर ऑफन आइडियल कंडीशन फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर. हाइडल पावर के लिए हम वाटरफॉल्स, डैम्स और स्विफ्ट रिवर का भी इस्तेमाल करते हैं. All developed countries have many hydel power projects.
जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, सबके पास अपना हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है, यानी कि वहाँ अपनी खुद की वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इन इंडिया मैनी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कई जगहों पर, कई शहरों में अपने हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, मतलब हमारी अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ पर। सम ऑफ देम आर भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुना सागर डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड कोसी, कोयना, रिहान एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट्स। ये जितने भी हैं यहाँ पर हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है। और लाइट आपको पता है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम में। बिना लाइट के हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि हम कैसे गुजारा करेंगे, एक दिन भी लाइट के बिना नहीं रह सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज़ obtained फ्रॉम एनर्जी stored in the nuclei or radioactive elements like uranium and thorium. These elements undergo fission in nuclear reaction and emit power. न्यूक्लियर पावर जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? न्यूक्ली ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यूरेनियम से और थोरियम से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन जनरेटेड न्यूक्लियर पावर। इन सब कंट्रीज़ में न्यूक्लियर पावर बन चुकी है। एट प्रेजेंट मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, ताइवान, ब्राज़ील are also opting for nuclear power as an alternative to conventional method of electricity generation. बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसमें हमारा इंडिया भी है, उसमें भी न्यूक्लियर पावर की खोज हो रही है कि किसी तरह से तैयार हो जाए, और हो भी जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आएगा। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम, थोरियम इज़ फाउंड इन मोनोज़ाइट सैंड्स ऑफ केरला। हिंदुस्तान में, राजस्थान, झारखंड में बहुत सारे यूरेनियम, थोरियम पाए जाते हैं, और जिसमें से केरला में भी मोनोज़ाइट पाए जाते हैं। द मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन आर एट तारापुर, रावलभाटा, नरोरा, कोटा, कलपक्कम एंड काकरापाड़ा। इन जगहों पर न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशंस बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे नॉन कन्वेंशनल हैं, जिनको हमें बनाना नहीं पड़ता है, जिनके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो एनर्जी हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है, बैठे बिठाए मिलती है। अब उन वाली सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। विद द इंक्रीज़ in the demand of energy, attempts are being made to tap new non-conventional source of energy. The non-conventional sources are fast developing, and non-conventional sources of power are renewable or inoxidable. This energy is also abundant, pollution-free and eco-friendly. Thus, this energy has been named as the energy of the future, solar energy. वो वाली एनर्जी जो हमें कुदरत की तरफ से मिली है, जो हमारे पास भारी मात्रा में पाई जाती हैं, हम उनको, उनका नाम पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली एनर्जी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमें सूरज की तरफ से मिलती है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सिंस एंशियंट टाइम्स मैन हैज़ यूज्ड द सन्स एनर्जी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, drying grains, drying clothes, preparing salt from sea water and many other things. पुराने ज़माने से ही सूरज की किरणों का, धूप का इंसान तरह तरह के कामों में इस्तेमाल करता है, जो अनगिनत है, जो हम गिन नहीं सकते।
अनगिनत काम हैं जो हमें सूरज की ज़रिए जो धूप मिलती है उससे हम करते हैं. In the tropical region, solar energy is widely available. Now, scientists have developed photovoltaic cells which convert sunlight directly into electricity. Heating devices like solar cooker and water heater, street lighting, solar pumps, solar ponds use the heat energy that comes with sunlight. बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब तैयार हो गई हैं जो सूरज धूप से उनको एनर्जी मिलती है. आपने सुना होगा उनके बारे में, सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर हीटर, सोलर कुकर. इन सब में क्या होता है, ये सब चार्ज होते हैं धूप में और फिर इनको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं बिना धूप के. ठीक है, बिना सनलाइट के हम इनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारी विंड एनर्जी. ट्रेडिशनली इन द पास्ट विंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर विनोइंग, प्रोपलिंग सेल बोट्स एंड फॉर रनिंग विंड मिल्स. पहले ज़माने में हवा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था. विनोइंग, प्रोपलिंग सेल बोट्स और रनिंग विंड मिल्स इनके काम आता था. Among them, windmills are the most appropriate way of generating electricity from the wind. अब इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी है. विंड मिल का इस्तेमाल किया है और विंड मिल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. हवा से भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. विंड मिल डिज़ाइन टू एक्ट एज ट्यूबराइन आर नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और हम इन सब चीज़ों का विंड मिल का ख़ास तौर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है. जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, चाइना, यूके, यूएसए एंड इंडिया हैव डेवलप्ड विंड फार्म्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड. बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी हिंदुस्तान से बाहर के बहुत सारे मुल्कों में और हिंदुस्तान में भी विंड फार्म बनाए गए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. किससे? विंड से. ठीक है. हाउएवर एट सेम प्लेसेस wind is not a dependable source of energy as it does not blow with equal force at all times. और यहाँ पर हवा जो है वो हर वक्त एक ही रफ्तार में नहीं चलती है. ये तो पता है भाई, नेचुरल होती है विंड. इसको हम एक ही स्पीड से नहीं चला सकते हैं. अल्लाह ताला की मर्ज़ी है. कभी हवा तेज़ होती है, कभी हल्की होती है, कभी लेफ़्ट की नॉर्थ की साइड होती है तो कभी साउथ की साइड होती है. नाउ जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंटीरियर ऑफ द, टर्न योर पेपर चिल्ड्रन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब ये जो है, ये वाली एनर्जी हम ज़मीन के अंदर यूज़ होती है. ये देखिए, ये आपका एक डायग्राम भी बना हुआ है, वर्किंग ऑफ geothermal power plant. Okay, the energy is derived from hot springs and from the emission of dry or wet steam from hot rocks at great depth. ये वाली एनर्जी जो है वो हमारी बहुत तेज़ गर्मी जब होती है उसमें से उसकी जो हवा होती है, गर्म हवा, उस हवा से हम इस एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. द यूएसए एंड आइसलैंड आर द लीडर्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी. यूएसए और आइसलैंड में सबसे ज़्यादा, वो सबसे ऊपर के नंबर पर हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं जहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है. इटली, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, टर्की and India are working towards using geothermal energy to generate electricity. इन मुल्कों में काम चल रहा है जिससे कि हम जियोथर्मल एनर्जी हम भी यूज़ कर सकें. बायोगैस. द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स produced by humans and animals, dead plants and kitchen waste are converted into gaseous fuel called biogas. It is used in cooking and lighting homes. Biogas plants are produced large amount of organic manures.
जो हमारा एनिमल्स और डेड प्लांट्स और किचन वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उनमें से एक हवा निकलती है, गंदी बदबू निकलती है, उसको बायोगैस बोलते हैं, और उससे हमारी एक गैस तैयार होती है। ठीक है, बायोगैस प्लांट जो है वो बनाए गए हैं, जिससे जो हमारे लिए ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करता है। इंडिया इज़ द लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है वो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये वाली गैस तैयार की जाती है। चाइना हैज़ आल्सो डेवलप दिस टेक्नोलॉजी, और चाइना ने भी ये वाली टेक्नोलॉजी अब बना ली है। टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, tides are the rise and fall of sea water in the coastal areas। टाइड्स तो आपको पता है क्या होती हैं, जो हमारी समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, वो तो एक तो होती है वेव्स, और टाइड्स जो होती है वो समुद्र जो बहुत ऊंचाई की तरफ उड़ता है, उड़कर नीचे गिरता है, वो टाइड्स होती हैं, समुद्र की मोटी मोटी लहरें। Tides are rise and fall of sea water in the coastal areas. The energy from high and low tides is used to turn the turbines and generate electricity. But this technology is not yet fully developed. Tidal energy is generated in Russia and UK, France and India. टाइडल एनर्जी जो है वो सिर्फ 4-5 मुल्क में तैयार हुई है अभी, और बाकी मुल्क इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग उनको इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला है कि वो ये कर सकें। ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया में अलग अलग तरह के कितने प्रोजेक्ट्स होते हैं। हियर आर सम मेजर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया विच हैव एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन देयर वेसिनिटी। अब इंडिया में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बढ़ावा मिला है। द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इन द बिगेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। भाखड़ा नागल डैम जो बना हुआ है, वो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ओवर द सतलुज रिवर एंड हेल्प्स टू इरीगेट द सेमी एरिड region of northwestern India. It is a joint venture of Punjab, Haryana, Rajasthan. The large reservoir behind the Bhakra Dam is called the Govind Sagar. ये जो डैम बना है हमारा भाखड़ा नागल डैम, ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में बना है, जिसने काफ़ी सारी स्टेट्स को कवर किया है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, और ये बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उनकी फील्ड्स को, उनकी फसलों को भी यहीं से हमारा तरीके से पानी पहुंचता है। द हीराकुंड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द हीराकुंड डैम विच इज़ बिल्ट अक्रॉस द महानदी इन उड़ीसा। उड़ीसा में महानदी रिवर जो है उस पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, जो दूसरे नंबर पर आता है। दिस डैम इज़ अबाउट 4.8 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। 4.8 किलोमीटर का ये डैम बना हुआ है, और दुनिया में जो बड़े बड़े डैम हैं उनमें से एक माना जाता है ये। दिस डैम इज़ बिल्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये जो डैम बना हुआ है, इससे फ्लड कंट्रोल होता है, फ्लड यानी कि बाढ़, फ्लड कंट्रोल होता है, पावर जनरेट होती है, इरिगेशन होता है, ठीक है, और एम्पावरमेंट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी से जितना भी हमारे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, उनको और ज़्यादा ताकत मिलती है इससे, यानी कि और उनको अच्छा करने का मौका मिलता है कि हम इस डैम की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर डैम नहीं होगा तो वहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेज़ होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। द दामोदर वैली कोऑपरेशन was set up as a joint venture of the West Bengal and Bihar over the river Damodar and its tributaries. The main objective of this project is irrigation, power generation and flood control. दामोदर वैली
कोऑपरेशन का भी सेम मेन एम है कि फ्लड कंट्रोल करना है, इरिगेशन करना है और पावर जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है। द नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट इज़ इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर बनाया हुआ है, उसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और ये डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स इरिगेशन फैसिलिटी टू सेवरल ड्रॉट स्ट्रिकन एरियाज़ ऑफ द स्टेट एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ऐसी जगहों पर जहाँ पर सूखा पड़ता है उन जगहों पर यहाँ से पानी पहुँचाया जाता है इरिगेशन के लिए। ओके बेटा, टर्न योर पेपर। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब हम इनकी रोकथाम कैसे करें, इनको यूज़ कैसे करें, इनको प्रोटेक्ट कैसे करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस टू devise various methods of extracting minerals from the earth. With increased industrial growth, the extraction of minerals has increased tremendously, causing gradual depletion in our mineral resources. These resources are exhaustible. Hence, if we are not careful, our minerals wealth might soon be completely exhausted. To prevent this, we must take the following steps. अब देखिए बेटा, आपने पूरे चैप्टर में सुना है कि किस तरह से मिनरल को ज़मीन के अंदर से निकाला जा रहा है, पानी के अंदर से निकाला जा रहा है, किस तरह उसका यूज़ हो रहा है। जगह जगह पर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं इन मिनरल्स को निकालने के लिए। अब इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स तैयार हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इसका मिसयूज़ हो रहा है। ऐसा ना हो कि आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनके लिए कुछ बचे ही ना, सब ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इन पर कंट्रोल कर सकें, इन एनर्जी का मिसयूज़ होने से बचा सकें। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का हमें सिर्फ उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा हमें उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जुडिशियस एंड सिलेक्टिव माइनिंग। जो माइनिंग है वो गवर्नमेंट को तरीके से बोलना चाहिए कि भाई सिर्फ जैसे सपोज़ 100 माइंस खुद गई हैं, 100 माइंस बनी हुई हैं, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए इतनी माइंस में से मिनरल नहीं निकलने हैं, आपने सिर्फ 50 का यूज़ करना है, 50 को बंद कर दीजिए, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके। यूजिंग इम्प्रूव्ड टेक्निक्स टू मिनिमाइज वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। अब इस तरह की मशीनरी का यूज़ होना चाहिए कि जब हम उनको निकालें मिनरल्स को तो उनका नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि उनका इस्तेमाल होने से पहले ही उनका वेस्ट हो जाए, वो वेस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए। तो मशीनरी इस तरह की होनी चाहिए, टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि जितना मिनरल निकल रहा है वो तरीके से निकले और तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक है। रीसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, या दिस इज़ द मेन पॉइंट। रिसोर्सेज रीसाइकल होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं वो रीसाइकल होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको रीसाइकल कीजिए, दोबारा यूज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब चीज़ें बर्बाद करके ख़त्म करके फेंक दो। यूजिंग ऑल्टरनेटिव एंड इनऑक्सीडेबल एनर्जी रिसोर्सेज, और अलग अलग रिसोर्स यूज़ होनी चाहिए। जैसे आपने कभी गैस का यूज़ किया है, कभी आप इंडक्शन भी चल रहे हैं, अभी आजकल इंडक्शन यूज़ कीजिए, सोलर एनर्जी यूज़ कीजिए, विंड एनर्जी यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि बस एक ही चीज़ को आप यूज़ करके सिर्फ उसी को एग्जॉस्ट करके ख़त्म करके बर्बाद कर देंगे। थोड़ा थोड़ा यूज़ होना चाहिए हर चीज़ का। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एक रूम को लीजिए, आपके रूम में 4 बल्ब लगे हुए हैं, 4 बल्ब लगे हुए हैं चारों कोनों में। आप अगर एक ही बल्ब को जलाएंगे और 3 बल्ब जलेंगे नहीं, तो वो 3 बल्ब ना जले जब तक यूज़ नहीं होगा उनका, तो वो तो रहेंगे ही एज़ इट इज़, लेकिन वो जो जलता रहेगा वो ख़राब हो जाएगा जल्दी ही। अगर आप टर्न बाय टर्न कभी फर्स्ट वाला बल्ब जलाया, कभी सेकंड वाला, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, ऐसे सभी का टर्न आएगा तो वो चारों यूज़ में रहेंगे और धीरे धीरे करके यूज़ होगा उनका। एकदम से एक ही नहीं ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि फिर एक ख़त्म हो गया है फिर दूसरा ख़त्म फिर तीसरा,
ऐसा नहीं होगा। जब आप सबको इस्तेमाल करेंगे टर्न बाय टर्न ऑल्टरनेटिवली, तो फिर आपकी एनर्जी बची रहेगी। ठीक है। यूजिंग चीपर एंड मोर अबेंडेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ स्कार्स मिनरल्स। सस्ते से सस्ते मिनरल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, ज़्यादा महंगे मिनरल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। जहाँ भी हो वहाँ बचत करें। बाय इम्प्लीमेंटिंग द अबव स्टेप्स प्रॉपरली वी कैन कंजर्व आवर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ensuring a better economy for the future। इन सब मिनरल्स को अगर हम तरीके से इस्तेमाल करें और सही जगह पर इस्तेमाल करें, तब हम अपने मिनरल्स को फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं और हम अपने कंट्री की इकनॉमी को भी बेटर कर सकते हैं। ओके, आई एम सेंडिंग वन मोर वीडियो, इन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ मैप। आपको एक मैप बताने जा रही हूँ। उस मैप में आपको पता चल जाएगा कि मैप को आपने कैसे रेडी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा। बुक वर्क आई हैव डन फॉर यू, and in the PDF I am sending you the whole chapter book work, copy work, and your map also. Okay, by that time you're also requested to watch the video again and again so that you can understand the chapter properly, and please complete your work on time. Stay safe, have a good day.